हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की होली भी सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। बहुत दिनों बाद मेरी क्लास हो रही है, बहुत दिनों बाद आपके बैच में क्लास हो रही है मेरे। सब सही चल रहा है आप लोगों का? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपका सिस्टम स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा मैं 5 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ आपको जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार 5 मिनट में जल्दी से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आए कि कैसे हमें पढ़ना था। देखो, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में टोटल हमें 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं। नंबर 1 इज ब्रेन, ब्रेन जिसको आप हिंदी में दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा कौन सा ऑर्गन बताया था? तो मैंने बताया था स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड क्या होती है? हिंदी में कहा जाता है इसको मेरु रज्जु। ब्रेन से जो मोटी नस निकलती है पीछे की साइड, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल कोड। करेक्ट बताया था मैंने इतनी चीज। तो मैंने कहा था नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं, नंबर 1 इज ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कोड। बट मैंने वहां पर एक सेंटेंस बोला था, मैंने कहा था जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन वनडे एग्जाम्स में कभी भी स्पाइनल कोड से क्वेश्चंस नहीं आते। ये नीट या एमबीबीएस के पेपर में पूछा जाता है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। तो मैंने बताया होगा ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। देन मैंने बताया था ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। मैंने कहा था इस मेनिंजिस में इन्फेक्शन होने से इंसान कोमा में चला जाता है। राइट, इतना पढ़ाया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट? सबसे आगे वाला पार्ट, जो आगे वाला ब्रेन होता है उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो पीछे की साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन। देन मैंने बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे ब्रेन के तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया होगा बहुत अच्छे से कि सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो हमें कौन सा बताना है? हमेशा फोर ब्रेन, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है? फोर ब्रेन। उसके बाद कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। और देन कौन सा होता है? मिड ब्रेन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? मिड ब्रेन। तो सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क और सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। और मैंने ये भी बताया होगा कि मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट, कोई सब पार्ट नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा होता है। देन मैंने आगे फिर बताया था कि ये 3-3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? थैलेमस, नंबर 1 इज थैलेमस, नंबर 2 इज हाइपोथैलेमस। बताया था? करेक्ट है? हाँ बिल्कुल बताया था मैंने, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और नंबर 3 इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जो मैंने ऊपर लिखा है, जो आज मुझे पढ़ाना है, सेरेब्रम। और मैंने कहा था हिंदी में वैसे तो सेरेब्रम ही लिखा हुआ आता है, बट इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में प्रमस्तिष्क। हिंदी में प्र का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, और आगे वाला पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट होता ही नहीं है। देन आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब है पीछे वाला दिमाग। तो पीछे वाले दिमाग के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 इज पोन्स, नंबर 2 इज मेडुला ओब्लोंगाटा, मैंने एमओ लिखा है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और नंबर 3 पे कौन सा था? सेरेबेलम। ध्यान रखना वो सेरेब्रम है और ये कौन सा है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुमस्तिष्क। और हिंदी में अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे होता है ना, हिंदी में अनु को बोलते हैं पीछे, तो अनु पीछे का मतलब कौन सा ब्रेन हो गया? हाइंड ब्रेन। तो हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेरेब्रम कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो कौन से का हो गया? फोर ब्रेन का। सेरेबेलम किस ब्रेन का पार्ट है? तो हिंड ब्रेन का। करेक्ट है इतनी बात? अब मैंने आपको इन सब के फंक्शंस पढ़ाए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ मैं। हालांकि आपको यहाँ तक याद होना चाहिए था, मैं पढ़ा चुकी हूँ और बीच में बहुत दिनों की छुट्टियां आ गई, बहुत गैप आ गए, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ बस। सबसे पहला मैंने बताया होगा सेरेबेलम के फंक्शंस क्या है। तो इसके मैंने 3 काम बताए थे। कौन कौन सा काम बताया था? सबसे पहला हमारी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना बोलना है, वो कौन
बताएगा अपन को? सेरेबेलम। दूसरा कौन सा फंक्शन बताया था? मसल्स मूवमेंट, मांसपेशियों में जो हलचल होती है, जो मूवमेंट का काम होता है, वो कौन कौन कंट्रोल करता है उसको? सेरेबेलम। कैसे? जैसे मैंने अभी इस मसल को इतना इस डायरेक्शन में मूव किया, तो किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है वो कौन बताएगा? सेरेबेलम। और तीसरा कौन सा था? बॉडी बैलेंसिंग, हमारे शरीर को बैलेंस करना, हमारे बॉडी की बैलेंसिंग का काम करना। ये तीन काम किसके थे? सेरेबेलम। और मैंने बताया था एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से कौन से ब्रेन के पार्ट पर प्रभाव पड़ता है? ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कौन से ब्रेन को इफेक्ट करती है? तो कौन से ब्रेन को? सेरेबेलम। कैसे? तो मैंने बताया था कि कुछ टाइम के लिए अगर ज्यादा अल्कोहल ले लोगे आप, ज्यादा कंजप्शन से आपका सेरेबेलम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और जब कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होगा तो उसके सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। इसीलिए जिस इंसान ने ज्यादा अल्कोहल पी रखी होती है उसकी स्पीकिंग पावर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? उसके सेरेबेलम का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके मसल्स पे कोई भी मूवमेंट में कोई कंट्रोल ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है, कैसे करना है। और तीसरा, उसके बॉडी का बैलेंसिंग भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइव करते समय ज्यादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर का ही बैलेंस नहीं बन रहा तो आप गाड़ी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी थी। उसके बाद मेडुला ओब्लोंगाटा का फंक्शंस क्या बताया था? मैंने कहा था इस पार्ट का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करना। बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर होती है, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, लाइक हार्ट बीट, ये सब। और बायोलॉजिकल रिएक्शन दो टाइप के बताई होंगी मैंने, एक कौन सी थी? वाइटल मैकेनिज्म, और एक कौन सी थी? एसेसरी। वाइटल का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो इनवॉलेंटरी है, और अगर इनमें से एक का भी एब्सेंस हो गया तो तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी। तो कौन सी वो मिनिमम बायोलॉजिकल रिएक्शंस है जो हमें जिंदा रखने के लिए कंपलसरी होती है? तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। दूसरी टाइप की थी एसेसरी रिएक्शंस, सहायक क्रियाएं, मतलब जो रेगुलर नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही हैं, और अगर नहीं भी होंगी तो हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लाइक हिचकी आना, लाइक छींक आना, लाइक कोल्ड कफ, ये सब मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद आया था पोन्स। पोन्स का काम क्या बताया था मैंने? इसके दो काम बताए थे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। कैसे? कि कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना CO2 बाहर जाएगा, ऑर्गन के पास, किस सेल के पास कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, किस सेल किस ऑर्गन से कितना CO2 आना चाहिए, ये कौन बताएगा? पॉन्स। एक काम तो ये हो गया था। दूसरा काम मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जब भी कभी स्पाइनल कॉर्ड में कोई दर्द होता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी आपका लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में कोई आपको पेन हो रहा है, तो उस पेन वाले पार्ट को वहां से उठाकर वहां के सिग्नल्स को कहां तक ट्रांसफर करना? हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है पोन्स। करेक्ट है, इतना बता चुकी थी मैं। अब आओ मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन का काम क्या बताया था? मैंने बताया था टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें से 2 को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कौन कौन सा? पहला आई, और दूसरा कौन सा? ईयर। देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, विजुअल पावर एंड हियरिंग पावर। अब आओ थैलेमस। बाकी के जो 3 सेंसरी ऑर्गन बचे हैं, कौन कौन सा? नोज, टंग एंड स्किन। इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। उसके बाद आओ हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस का क्या काम बताया था मैंने? जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, फीलिंग्स, इमोशंस, मूड, गुस्सा आ रहा है आपको, या आपका डांस करने का मूड कर रहा है, ये सब सारी रिएक्शंस कौन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद मैंने हाइपोथैलेमस से एक पॉइंट और बताया था, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इसलिए इसको बॉडी का थर्मामीटर भी कहा जाता है। इतना बता चुकी थी मैं। अब लास्ट बचा है आपका सेरेब्रम। तो नेक्स्ट लिखो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। और सेरेब्रम कहाँ आएगा? तो 4 ब्रेन का पार्ट होता है मैम, ये मैं बता चुकी हूँ। तो लिखिए नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम ब्रेन, ये सीधा लिख लो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है, आपके पास वीडियो सेव है पीछे वाली, तो जब भी क्लास हो तो उससे 10 मिनट पहले रिवाइज करके आप क्लास अटेंड किया करें, तो ज़्यादा इजी होगा। और मेरी क्लासेस में तो गैप भी बहुत हो गया, कब लगी थी लास्ट क्लास मुझे भी याद नहीं है, शायद 15 डेज पहले लगी होगी। कोई बात नहीं, अब मैं रेगुलर 1 वीक क्लास लिया करूँगी, तो बायो का सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इक्वल तो आ ही जाएगा बाकी सब्जेक्ट के। देखो सेरेब्रम का
इस ब्रेन का एक और नाम होता है, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरेबेलम को बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। इंटेलिजेंट माइंड ये बताएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस दिमाग को बुद्धिमान वाला दिमाग, बुद्धि देने वाला दिमाग कहते हैं, तो किसको कहेंगे, सेरेब्रम को। देखो इस ब्रेन के पार्ट में 5 लोब होती हैं, इस ब्रेन के पार्ट में 5 लोब होती हैं। लोब का मतलब क्या होता है, मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइंस में 2 टर्म होते हैं, एक होता है पार्ट, एक होता है लोब। देखो पार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पार्ट का मतलब होता है 2 पार्ट है, ए और बी, दोनों अलग अलग है। ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। अगर आप ए को काटोगे बी अपना काम करेगा, अगर बी को काटा आपने ए अपना काम करेगा। ये होता है साइंस में पार्ट, पार्ट का मतलब। बट लोब का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग पार्ट है, ए और बी, पार्ट अलग अलग है बट वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। तो ए को काटोगे बी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर बी को काटोगे तो ए ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो 5 लोब, लोब का मतलब होता है मैम 2 अलग अलग पार्ट है, सेपरेट है, बट आपस में इंटरनली किसी ना किसी फॉर्म से, सेल से, टिश्यू से या डक्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो 5 लोब होती हैं। कैसे होती हैं, पहली बात तो आपको इन लोब के नाम ही याद होने चाहिए। ऐसे 5 लोब होती हैं इस ब्रेन के पार्ट में। देखो सबसे आगे वाली जो लोब होती है इसका नाम होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल सेम नाम हिंदी में, फ्रंटल हिंदी में कभी कभी बुक्स में लिखा होता है फ्रंटल, भाग भाग नहीं होता है, लोब ही लिखा हुआ होता है। फ्रंटल ये होती है पेरिएटल लोब, पेरिएटल लोब। ये वाली है टेम्पोरल, इसको टेम्पोरल लिखो पहले, टेम्पोरल लोब। और ये होती है ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल। और इसका नाम होता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस लोब। ये 5 लोब होती हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड हिपोकैम्पस। ठीक है, अब इन 5 के 5 लोबों का आपको फंक्शंस पता होना चाहिए कि किस लोब के क्या काम होते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्रेन की कौन सी लोब का काम होता है डिसीजन मेकिंग का, कि आपको क्या डिसीजन, किस टाइम पर कैसा डिसीजन लेना है, तो कौन से ब्रेन के पार्ट का काम होता है। या एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लोब का काम है ड्रीम फॉर्मेशन, सपने कौन सी लोब आपको दिखाती है, सपने कहाँ बनते हैं, तो आपको सीधा पता होना चाहिए इनका सारे फंक्शंस। सबसे पहली लोब है फ्रंटल लोब। फ्रंटल का क्या क्या काम है, देखो मैं लिख रही हूं यहां पर। सबसे पहला काम है इसका थिंकिंग, सोचना, थिंकिंग। दूसरा काम है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने पीडी लिखा है, आप लिख लेना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं। अच्छा इधर कट रहा है, बस कैमरे को थोड़ा अजीब घुमा रखा। अच्छा इधर की साइड ज्यादा लिखूं मैं, हाँ। देखो फ्रंटल लोब के काम, कोई बात नहीं मैं यहां लिख देती हूँ। फ्रंटल का सबसे पहला काम होता है थिंकिंग, सोचना। जब भी आप कोई काम, कोई चीज सोच रहे हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो वो सोचने वाली जो आपकी मेमोरी है वो यहां पर होती है फ्रंटल में। दूसरा काम होता है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम, व्यक्तित्व विकास। हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, तो वो फ्रंटल लोब की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति, कब किस टाइम पर कैसा डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रचिता शक्ति, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है विजडम पावर, बुद्धिमान, यही बताएगी आप कितने इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसको इंटेलिजेंट माइंड बोलते हैं, इंटेलिजेंस वाली यहाँ पर होता है। नेक्स्ट विल पावर, इच्छा शक्ति। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के। अब देखो एग्जाम में या तो सीधा पूछेगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर कौन सी लोब काम करती है, या कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करता है। ब्रेन का पार्ट पूछे तो सेरेब्रम, कौन सी लोब काम करती है, तो मैम फ्रंटल लोब काम करती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है,
सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा एमपीडी, मैंने नोट्स में भी दे रखा है आपको, जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है नीचे नोट लगाकर। एमपीडी, एमपीडी के टाइम पर क्या होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका नाम होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग होगी, ठीक है। तो होता क्या है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि जिस इंसान को एमपीडी होता है उस इंसान की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, मतलब उसकी खुद की कोई इंडिविजुअल कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो जैसे भी लोगों के पास में बैठेगा उसमें उन लोगों की पर्सनैलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आपने वो साउथ वाली एक मूवी देखी होगी अपरिचित, देखी हो तो आपने, तो क्वेश्चन आता है कि एमपीडी के टाइम पर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर कौन से ब्रेन की कौन सी लोब डैमेज हो जाती है, तो सेरेब्रम की कौन सी लोब खराब हो जाती है, फ्रंटल। अगर आपकी फ्रंटल लोब खराब हो गई, आपकी पर्टिकुलर कोई भी पर्सनैलिटी नहीं बचेगी। आप जैसे भी लोगों के पास बैठोगे, अच्छे लोग बुरे लोग, वो डिपेंड करता है कैसे लोगों के पास बैठते हो, तो आपकी उन लोगों की पर्सनैलिटी आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर ब्रेन की कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो कौन सी बोलोगे, फ्रंटल लोब खराब हो जाती है, करेक्ट बता दोगे। बाकी ये सब याद रखना, यही ब्रेन बताएगी आप कितने बुद्धिमान हो, कितने आपके इंटेलिजेंस पावर है, कैसी आपकी विल पावर है, कैसी आपकी सोचने की शक्ति है, कैसी आपकी निर्णय लेने की शक्ति है, और कैसे आपके डिसीजन मेकिंग है, कैसा आप डिसीजन लेते हो, अच्छा लेते हो, बुरा लेते हो, ले नहीं पाते हो, वो सब काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के। आप देखो पैरिएटल लोब के काम क्या होते हैं। पैरिएटल लोब के दो काम होते हैं। सबसे पहला काम आता है मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन, बता देती हूं मैं, लिखना क्या, इसका काम होता है मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। ये पैरिएटल लोब बताएगी कि आप कैसे हो मैथ्स में, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, फास्ट है या फिर मतलब स्लो है, कैसी है। और दूसरा काम होता है इसका रीजनिंग पावर, कैसी आपकी तर्क शक्ति है, रीजनिंग पावर, कैसे आपके मैथमेटिक्स है, कैसे आपके कैलकुलेशन है, कैसे आपकी रीजनिंग पावर है, पैरिएटल लोब। और ये जो पैरिएटल लोब के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज की, जैसे आप मैथ्स में आप फॉर्मूले याद करते हो, मैथ्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, तो वो सब कहां पर किसका काम है, पैरिएटल लोब का। तो ये इस लोब के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इस ब्रेन के इस लोब के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप्ड होते जाते हैं, वो मैच्योर होते जाते हैं, और उतना ही ज्यादा अच्छा आपका मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन या रीजनिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्टेंस। पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में लिखेंगे दूरी, और दूसरा है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है, वो कौन याद रखेगा, टेम्पोरल। नहीं समझ में आया कि कैसे, किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है। लाइक मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आपको जाना है आगरा, तो आप आगरा वाले हाईवे पे क्यों गए, आपको कैसे पता है कि आप आगरा का यही रास्ता जाएगा, आप कभी भी जयपुर वाले हाईवे पे क्यों नहीं गए, क्यों, क्योंकि आपकी अभी तक टेम्पोरल लोब काम कर रही है। या आप आगरा जाकर ही क्यों रुक गए, आपको कैसे पता इसी शहर को आगरा कहते हैं, आगे क्यों नहीं गए आप आगे, क्यों, क्योंकि अभी तक आपकी टेम्पोरल लोब काम कर रही है। जिस दिन आपकी टेम्पोरल लोब खराब हो जाएगी, जिस दिन आपकी टेम्पोरल लोब खराब हो जाएगी, उस दिन आप अपने घर भी वापस नहीं जा पाएंगे, अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर कभी पेपर में पढ़ा हो, कभी न्यूज़ में सुना हो कि दिल्ली में बहुत सारे लोग कमाने आते हैं, अलग अलग स्टेट से कमाने आते हैं, दिल्ली या मुंबई में कहीं भी देख लो, जैसे दिल्ली में बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो बहुत सारे लोग कमाने आते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को अगर नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको टाइम से पैसा वैसा नहीं मिल पाता है। तो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, उनकी ये टेम्पोरल लोब जो है वो धीरे 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 खराब होने लग जाती है। जब उन इंसानों की जब टेम्पोरल लोब काम करना बंद कर देती है, तो अब क्या होता है, उन लोगों की टेम्पोरल लोब जब खराब होगी तो उनको पता ही नहीं होता है किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है ना, तो वो वापस अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, और ऐसे लोग होमलेस हो जाते हैं। तो दिल्ली सरकार उनके लिए होमलेस टाइप का वो जो कोई मतलब शेल्टर होम भी बना कर रख रखे हैं बहुत जगह, तो बहुत जगह पर। तो जिस दिन आपकी टेम्पोरल लोब खराब होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना था, आप अपने घर का भी रास्ता भूल जाओगे वापस, आपको याद ही नहीं होगा कि मेरा घर कहाँ पे था, आगरा में था या कहाँ था आपका घर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओसिपिटल लोब।
इसका यहां पर इसका काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन का। ड्रीम सपने बनते हैं, यहां पर सपने, ये सपने दिखाती है ऑसिपिटल, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा एक बात और जो मैंने अभी बताई नहीं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। अच्छा, ये सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि सेरेब्रम के किस लोब में सपने बनते हैं, या किस लोब का काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन का, तो किसका होता है ऑसिपिटल लोब का, ठीक है। ये 4 लोब के मैंने काम बता दिए। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा होगा मेमोरी कहाँ बनती है, याददाश्त कहाँ बनती है, तो याद रखना याददाश्त बनती फ्रंटल लोब में। जो मैंने ये काम लिखे इतने सारे, यहाँ पर भी एक और भी काम होता है फ्रंटल लोब का, मेमोरी फॉर्मेशन का। याददाश्त बनती है, यहां पर सिर्फ मेमोरी बन रही है, याद रखना, इसका काम है सिर्फ मेमोरी बनाना। कैसे बनाना, मान लो मैंने बोर्ड पे लिखा है सेरेब्रम, आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो एक हो रहा है ना कि सेरेब्रम, मैम आप अपने माइंड में रिवाइज कर रहे होंगे कि सेरेब्रम, अच्छा ये 4 ब्रेन का पार्ट है और हम ब्रेन पढ़ रहे हैं पार्ट, इस टाइप की मेमोरी, मतलब प्रेजेंट में जो मेमोरी है वो मेमोरी कहाँ बन रही है, फ्रंटल में। बट मेमोरी जाकर स्टोर कहाँ होती है, हिपोकैम्पस में। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेमोरी फॉर्मेशन का काम कौन सी लोब करती है, तो फ्रंटल। और याददाश्त स्टोर कहाँ होती है, वो मेमोरी बनकर स्टोर कहाँ हो जाती है, हिपोकैम्पस में। हिपोकैम्पस में सारी चीजें अलग अलग बनेंगी, जैसे यहाँ पर मेमोरी बनी, यहाँ पर सपने बने, और सब कुछ आकर स्टोर कहाँ होता है, हिपोकैम्पस में। जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है ना, सब कुछ स्टोर करने के लिए, जो अभी आपने मूवी उसमें कर रखी है, आपने डेटा ट्रांसफर कर रखा है, ऐसे ही आपके ब्रेन में भी हार्ड डिस्क है। किसको बोलेंगे ब्रेन का हार्ड डिस्क, हिपोकैम्पस को। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेन की किस लोब को हार्ड डिस्क कहा जाता है, तो कौन सी, हिपोकैम्पस का। आपने एक सपना देखा, कभी कभी आपने फील करना, आपको पता ही होगा, रात को आपको एक सपना देखा आपको, तो कुछ सपने आपको याद रहते हैं अगले दिन और बहुत सालों तक याद भी रहते हैं। जैसे आपको 7वीं क्लास में कोई सपना याद आया होगा और आज तक भी आपको याद है। कुछ सपने हैं सुबह वो आप भूल जाते हैं, या थोड़ा बहुत याद रहता है, उसके बाद आप सारा भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो सपना बनकर यहीं पर खत्म हो गया, बना कहां पर, ऑसिपिटल में, ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम जो बनकर यहीं खत्म हो गया, तो वो आपको अगले दिन याद नहीं रहेगा। बट ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम जो यहां से बनकर यहां आ गया, इसका मतलब मैम वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, तो वो सपना आपको याद रहेगा, ठीक है। आप देखो, एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, एमनेसिया, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप, अनेमिया, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बिल्कुल एकदम, मतलब पूरी याददाश्त, पूरे तरीके से याददाश्त का खो जाना, एमनेशिया। मतलब कुछ याद नहीं है उसको, ना अपने माँ बाप की शक्ल याद है, ना कोई बात याद है, ना कोई सपना याद है, कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एमनेशिया के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, एमनेसिया के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, एक तो हिपोकैम्पस। क्यों, क्योंकि मैम मेमोरी कहां स्टोर हो चुकी थी, हिपोकैम्पस में। एक और बताओ, मेमोरी कहां बन रही थी, फ्रंटल लोब में, तो ना ही तो बन पाई उसकी और ना ही वो स्टोर हो पाई। तो एमनेसिया के टाइम पर मैम फ्रंटल और हिपोकैम्पस दोनों लोब डैमेज हो जाती हैं। बता देंगे, एमनेसिया के टाइम पर फ्रंटल और हिपोकैम्पस दोनों ब्रेन की लोब खराब हो जाती हैं। बट अगर पूछे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टाइम पर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर कौन सी लोब खराब होती है, तो फ्रंटल। अगर सपने नहीं याद हो रहे हैं, मतलब इस लोब में कुछ खराबी हो गई है, यहाँ के सपने यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब आपसे पूछे थिंकिंग का काम कौन से ब्रेन की लोब का होता है, फ्रंटल। कौन से ब्रेन का पार्ट का होता है, सेरेब्रम, ब्रेन का, 4 ब्रेन का। बस ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही आपको याद रखने, ठीक है। क्लियर है, सारे बता देंगे, सारे के सारे मैंने ब्रेन के पार्ट बता दिए हैं आपको। अब कैसे याद करने, क्या याद करने, वो आप जाने। आपसे पूछे छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, सेरेबैलम को। आपसे पूछे बुद्धिमान दिमाग किसको बोलते हैं, सेरेब्रम को, ठीक है। सेरेब्रम में कितनी लोब, 5, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, हिपोकैम्पस। हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, हिपोकैम्पस को, ठीक है। बाकी सब याद रखना, कहाँ पर, सारे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, सारी पॉइंट्स लिखे हुए आई थिंक नोट्स के अंदर सारे। भैया कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करोगे, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ।
बनकर वहीं खत्म हो गई, इसका मतलब फ्रंटल लोब है। और एमनेशिया का मतलब तो पूरी तरीके से याददाश्त चली गई। इतना आपको ब्रेन में पढ़ना है। अब मैंने एक आपको नोट्स दिया है, तो उसमें एक छोटी सी हेडिंग नीचे मिलेगी 5 पॉइंट्स में, डोपामीन। कभी सुन भी रखा होगा आपने कि डोपामीन किसी इंसान का कम हो गया, किसी इंसान ने डोपामीन इंक्रीज करने के लिए दवाई खाई है या बाहर से हार्मोन खाया है, कुछ भी प्रोटीन की फॉर्म में हार्मोन लिए हैं। तो नेक्स्ट देखना एक छोटा सा पॉइंट है डोपामीन। डोपामीन, डोपामीन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया है कि ब्रेन का काम क्या होता है। आप क्या बोलोगे मैम? सारे ऑर्गन्स को सिग्नल कौन देता है? ब्रेन देता है, ठीक है। ब्रेन की यूनिट का नाम क्या बताया मैंने? ब्रेन की सेल्स का नाम क्या बताया? न्यूरॉन। मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि जो सेल्स होती हैं उनका काम होता है, जिस दिमाग का, जिस ऑर्गन का जो काम होता है उसका काम कौन कर रही होती है? उसकी सेल्स कर रही होती हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब कि ब्रेन का जो काम है वो उसकी सेल्स कर रही है। तो सेल्स कौन है ब्रेन की? न्यूरॉन्स है, ठीक है। अब डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, एक हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज ट्रांसफर करते हैं ऑर्गन्स के बीच में, और ऑर्गन से वापस अपना मैसेज लाकर किसके पास छोड़ते हैं? ब्रेन के पास। डोपामीन इज ए ग्रीन कलर केमिकल इन विच न्यूरॉन ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स टू ब्रेन। डोपामीन वह रासायनिक पदार्थ है जिसके अंदर न्यूरॉन, न्यूरॉन बोले तो ब्रेन की सेल्स, अपने मैसेज लेकर जाती हैं सभी ऑर्गन्स के बीच में और वापस ब्रेन तक लाकर छोड़ती हैं, ठीक है। कैसे? मान लो मैंने अभी, अगला मुझे क्या सेंटेंस बोलना है। अब मैंने अभी बताया स्पीकिंग पावर को कौन कंट्रोल करता है? मैम सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मतलब अगला जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ, कोई भी अगली जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ, तो क्या लाइन बोलनी है मुझे, वो मेरे ब्रेन के पास सिग्नल कौन लेकर गया? न्यूरॉन। कौन से ब्रेन के पास? सेरेबेलम। तो जिस लिक्विड के अंदर न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाता है, ग्रीन कलर का जो लिक्विड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन क्या होता है? वो हरे रंग का एक पदार्थ जिसके अंदर न्यूरॉन अपने मैसेज या स्टिमुलेशन या उद्दीपन अपने दिमाग तक और दिमाग से सारे अंगों तक वापस लाकर छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो डोपामीन होता है वो कैसा हार्मोन है? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन और एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो याद रखना, डोपामीन इज ए प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन का मतलब है ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ये हार्मोन जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड की फॉर्म में होते हैं, जो ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी हार्मोन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इस डोपामीन को कहा जाता है, इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर पूछे तो किसको कहते हैं? न्यूरॉन का वो ग्रीन कलर का केमिकल जिसको हम डोपामीन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। एक पॉइंट और, इसी हार्मोन को कहा जाता है सेटिस्फैक्शन हार्मोन। सेटिस्फैक्शन हार्मोन, संतुष्टि वाला हार्मोन। और इंसान कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, इंसान कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोपामीन नहीं होने देता उसको। चाहे पैसे के केस में ले लो, चाहे नौकरी के केस में ले लो, कैसे केस में ले लो, ठीक है। सेटिस्फैक्शन हार्मोन। अब आपने कभी सुना होगा कि लोग, पंजाब में लोग डोपामीन ड्रग लेते हैं, या कहीं भी आपने सुना किसी इंसान ने डोपामीन ड्रग ली। होता क्या है बेसिकली, जो आप बाहर से नशे करते हैं, लाइक अफीम, चरस, गांजा, जो भी आप नशे करते हैं, उस नशे से क्या होता है, जैसे ही आपने बाहर से कोई खराब चीज ली, खराब बोले तो कोई ड्रग्स लिया आपने, तो उसको डोपामीन, उसको आर्टिफिशियल डोपामीन कहा जाता है। नेचुरल नहीं होता, ये आपका नेचुरल है, आपके काम का है। तो बाहर से जो भी आपने ड्रग्स लिए हैं, वो ड्रग्स आकर क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए इस डोपामीन के सिक्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देती हैं। और बहुत इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, आपको जो भी चीज आपने ली है बाहर से, तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। मतलब कि काइंड ऑफ जैसे आपने जो भी कोई ड्रग लिया आपने बाहर से, तो जैसे ही आएगी अंदर, तो कुछ टाइम के लिए आपके डोपामीन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसी टाइम पर जब तक उसका नशा नहीं उतरता है, तब तक आपका डोपामीन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इंसान क्या, उसी चीज के नशे में पागल रहता है इंसान, ठीक है। तो अब धीरे धीरे एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया आपने, तो डोपामीन का सिक्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद धीरे 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 इस डोपामीन का सिक्रेशन बहुत कम होने लग जाता है। जब डोपामीन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस ये बात है, न्यूरॉन अपने सिग्नल्स ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डोपामीन है वो एक मीडियम है,
और वो मीडियम ही जब खत्म हो गया तो अब न्यूरॉन्स अपने मैसेज कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जब न्यूरॉन्स ही खराब हो जाएंगे तो आपको पता ही है, जब ब्रेन के न्यूरॉन्स ही खराब हो गए इसका मतलब मैम ब्रेन का सारे ऑर्गन्स के ऊपर जो रेगुलेशन और जो कंट्रोल करने की पावर थी वही खत्म हो गई। जब वही खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके सारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाएंगे, या आप कोमा में जा सकते हैं, या आपका दिमाग फेल हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है जो बाहर से आप ड्रग्स लेते हो वो ड्रग्स थोड़ी देर के लिए तो आपके बॉडी में डोपामिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, इसीलिए आपको वो चीज अच्छी लगने लग जाती है जो भी आपने बाहर से ली है। इसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन हार्मोन, आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देती है वो, और मन करता है और ड्रग्स ले ले और ले ले और ले ले, 5 6 10 बार जितनी बार ले उसके बाद आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के। ठीक है, तो जो रिहैब होते हैं, रिहैब समझते हैं, जहां पर ये ड्रग्स छुड़ाने के जो एनजीओ होते हैं, काइंड ऑफ एनजीओ, तो वहां पर क्या करते हैं, इस डोपामिन के सिक्रेशन को ही डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, इसको कभी कभी आपको बुक्स में लिखा मिलेगा फीलिंग्स हार्मोन। फीलिंग्स समझ रहे हैं किस केस में, मतलब जो भी आप बाहर से आर्टिफिशियल चीज ले रहे हैं उस चीज के लिए फीलिंग्स क्रिएट कर देता है ये डोपामिन, उस चीज को अच्छा लगने का। जैसे आप लोग बाहर से मान लो एडिक्शन, तो चाय का भी एडिक्शन होता है बहुत लोगों को, और जैसे स्मोकिंग, आप सिगरेट पी रहे हैं बाहर से, 1 बार पी रहे हैं, 2 बार पी रहे हैं, 3 बार पी रहे हैं, 5 बार पी रहे हैं, 10 बार पी रहे हैं, उसके बाद आप चेन स्मोकर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन निकलने लग जाता है, वो सिगरेट की तरफ आपकी फीलिंग्स इंक्रीज कर देता है, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, कभी कभी इसको बुक्स में लिखा मिलता है लव हार्मोन। लव हार्मोन एक और भी होता है ऑक्सीटोसिन, और इसको ही बोलते हैं प्यार वाला हार्मोन। प्यार वाला हार्मोन समझते हैं किस केस में, मतलब उस चीज़ के तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो इतना आपको याद रखना है ब्रेन के अंदर। मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। सारे आपको याद रखने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सबसे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है वो है, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन के बाद कौन सा ब्रेन का पार्ट खराब हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देते हैं, तो कौन सा? सेरेबेलम। आपसे पूछे छोटा दिमाग किसको बोलते हैं? सेरेबेलम को। आपसे पूछे भूख लगना, प्यास लगना, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो मैम हाइपोथैलेमस। दर्द हो रहा है आपको कहीं पर भी, उस दर्द को फील कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। आपको पूछे हिचकी आना, छींक आना, खांसी आना, कफ होना, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो वो भी मैं बता चुकी हूं आपको। कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपसे पूछे इंटेलिजेंट माइंड किसको बोलेंगे? सेरेब्रम को। आपसे पूछे दिमाग के किस पार्ट में याददाश्त बनती है? सेरेब्रम में। कौन सी लोब में बनती है? फ्रंटल में। सपने कहाँ बनते हैं? तो आपको याद होने चाहिए, टेम्पोरल में बनते हैं। हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं? तो हिपोकैम्पस को। अच्छा, एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है, ये डोपामिन कौन बनाता है? ब्रेन तो बनाएगा ही बनाएगा डोपामिन, क्योंकि ब्रेन में ही पढ़ रहे हैं हम। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट बनाता है? तो मैंने नोट्स में लिख भी रखा है, डोपामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है वो डोपामिन को बनाते हैं। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज में भी आपको अगर वो एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी तो उसमें मिल। क्लियर है? यहां आपको ब्रेन में इतना पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर लिखो आप, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम जिसको हिंदी में कहा जाएगा कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र, नाम से क्लियर है आपको क्या पढ़ना है। तो मैम हड्डियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हड्डियों के बारे में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना होता है, हड्डियों और मसल्स के बारे में, हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि स्केलेटल सिस्टम में जो हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डी होती हैं, बच्चे में कितनी होती हैं, अडल्ट एज में कितनी होती हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कान में कितनी हड्डी है, फिंगर्स में कितनी होती हैं, एक हाथ में कितनी होती हैं, एक पैर में कितनी होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, सबसे वीक हड्डी कौन सी है। ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है। एक दो हड्डियों की बीमारियों के नाम पढ़ने हैं आपको, तो लिखना नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम।
देखो लिखो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसमें आपको पढ़ना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक हड्डियां और एक मांसपेशियां। तो पहले मैं लिख रही हूँ बोन्स, कुछ बोन्स से आपको 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। हड्डियां, बोन्स को हिंदी में अस्थियां भी कहा जाता है, अस्थियां, हड्डियां। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, हड्डियों की स्टडी को क्या बोलेंगे बताइए आपको, हड्डियों की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जिन सेल्स के द्वारा आपकी हड्डियां बनती हैं, जिन कोशिकाओं के द्वारा हड्डियां बनती हैं आपकी, उसको क्या कहा जाता है? तो जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स या ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स कहा जाता है, एक ही बात है, सेम नाम हिंदी में। आपसे पूछे हड्डियों की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों वाला डॉक्टर होता है ना ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑस्टियोलॉजिस्ट, और जो सेल्स होती हैं जो हड्डियां बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स। नेक्स्ट, जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होती है हमारे बॉडी की, ये भी बात मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक हैं, हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक है। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स बनती हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या बनती हैं? टिश्यूज, उसके बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। अब टिश्यूज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक मसल्स, एक आपका ये हो गया आपका हड्डियां हो गया, एक कार्टिलेज हो गया। तो इन सब में सबसे हार्ड पूछे तो कौन सी होती हैं? बोन्स। एक बात याद रखना, हड्डियां ना सेल्स होती हैं और ना ऑर्गन्स होती हैं, हड्डियां क्या होती हैं? टिश्यू, उत्तक होती हैं, उत्तक की तरह काम करती हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, हड्डियां किस चीज से मिलकर बनी हुई होती हैं? क्वेश्चन आता है कि बोन्स किस चीज से मिलकर बनी हुई होती हैं? तो हड्डियों में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? तो सबसे पहला होता है हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, प्लस हड्डियों में होता है कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। ये पता ही है आपको, हड्डियों में कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज पदार्थ? तो कैल्शियम। हड्डियां दो तो ये चीजों से, इन केमिकल से, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, प्लस इनके साथ एक प्रोटीन रहता है हड्डियों में। हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। क्या बताओगे आप हमेशा? ओसीन प्रोटीन। ओसीन, ऑस्टियो, ये नाम देखो वो हड्डियों से रिलेट करते हैं सारे, ठीक है? तो याद रखना है, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट एंड ओसीन प्रोटीन, OSSINE, ओसीन प्रोटीन, ठीक है? हड्डियों में जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स। हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियां जो होती हैं, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक हैं। नेक्स्ट याद रखना है, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 और प्लस ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होता है हमारे हड्डियों में, ठीक है? कैल्शियम मिनरल हो गया, खनिज पदार्थ, और ओसीन प्रोटीन हो गया, ठीक है? अब पूछे आपसे बोन्स कितनी होती, तो ये बात तो शायद मैं 2 बार बता चुकी हूँ आपको। अगर पूछे बच्चे में कितनी हड्डी होती है, तो बच्चे में आपको हमेशा ऑप्शन लेकर चलना है मोर देन 300, 300 से ज्यादा होती हैं बच्चों में, बता चुकी हूँ मैं। बट अडल्ट एज में, जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाएगी, उसके बाद टोटल हड्डियां कितनी बचती हैं? 206, ये भी बात बता चुकी हूँ मैं। तो बाकी की हड्डी कहाँ चली जाती हैं? तो मैम बाकी की जो छोटी बोटी होती हैं वो आपस में जुड़कर बड़ी बड़ी हड्डियां बना लेती हैं, ठीक है? तो कभी पूछे बच्चे में कितनी हड्डी, तो मोर देन 300, और अडल्ट एज में कितनी? 206। अब आपको ये पढ़ना है कि ये 206 जो होती हैं मैम आपने जो बताई है, ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती हैं, कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम इन 206 में डिवाइड रहता है, ये आपको पढ़ना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको पढ़ना है कि 206 कहाँ होती हैं।
चेस्ट वाले पार्ट में कितनी, बैकबोन में कितनी, गले में कितनी, हाथ में कितनी, पैर में कितनी, नाक में कितनी, फेस में कितनी, खोपड़ी में कितनी, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अब एक चार्ट बनाओ मेरे साथ। ये 206 के बारे में पढ़ना है आपको। फिर इन 206 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी, सबसे वीक कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे ज्यादा चमकने वाली हड्डी कौन सी होती है, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, थिनेस्ट बोन, शाइनिंग बोन, ये सब यहां से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं इस चैप्टर से, बट हाँ जितने भी बनते हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होता है। देखो कैसे रहता है आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। ऊपर लिखना है आपको स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है। एक साइड आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, मैंने एक्सियल एसएस लिखा है, हिंदी में इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। दूसरी साइड आता है अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। बताऊंगे भी क्या होते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में इसको कहा जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छा, आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मैम ने कमेंट सेक्शन क्यों नहीं ऑन करवाया, तो मैंने कमेंट सेक्शन बंद नहीं करवाया, पीछे से कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है इसलिए कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पा रहा है। मेरी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, थोड़ा सा कर रही है मैं, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है हमारी, तो वो हो जाएगा, शायद कल तक हो जाएगा पूरा सही। तब मैं आपको कोई भी डाउट हो, इतने दिनों से मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, आज तो मुझे लगा था 15-20 मिनट तो मैं जाती आज बच्चों से बात करूंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास हुई, कैसे आप लोगों की होली रही है, क्या हुआ, कुछ भी हमें आइडिया ही नहीं, हम बात यहाँ आपसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, इसकी वजह से कॉमेंट सेक्शन हो रखा है, ऑन हो ही नहीं रहा, हो जाएगा, टेक्निकल टीम काम कर रही, इवनिंग तक हो जाएगा या कल मॉर्निंग तक हो जाएगा सही। तो एक साइड है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड है उपांगीय कंकाल तंत्र या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है मैम एक्सियल का मतलब क्या होता है और अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, एक्सियल का मतलब होता है ऐसी हड्डियां, ऐसी बोन्स जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, मतलब सेम टाइप की बोन्स हो, या हम इनको बोल सकते हैं ये फ्लैट बोन होती है। फ्लैट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक जैसी डायरेक्शन होगी, एक जैसी लोकेशन होगी, ऑलमोस्ट एक जैसी उनकी स्ट्रक्चर होगी, ऊबड़ खाबड़ नहीं है कि एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, ऐसी नहीं है, मतलब जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, ठीक है, जिनका निर्माण, जिनकी डायरेक्शन, जिनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हो, उनको बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या इनको फ्लैट बोन्स बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, पहला आता है, अच्छा ये बताओ मैं स्केलेटल सिस्टम के आगे कितनी हड्डी लिखूं, हमें कितनी पढ़नी है, 206 पढ़नी है। अब आपसे पूछेगा कि 206 में से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी हड्डी आती है, या ऐसी कितनी बोन है जिनको हम फ्लैट बोन्स कह सकते हैं, या ऐसी कितनी हड्डियां जिनका ओरिएंटेशन सेम होता है। तो इसके आगे मैंने लिखी है 80, इसमें होती है 80, यहां पर 80 आती है, यही आपको पढ़नी है कि 80 कैसे आती है। अब वो अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी बोन्स जिनका ओरिएंटेशन सेम ना हो, एक किसी डायरेक्शन से निकल रही है, एक किसी डायरेक्शन से निकल रही है, मतलब वो फ्लैट ना हो। और साइंस में इनको कहा जाता है लिम्ब बोन। लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, बट साइंस में लिम्ब का मतलब एक और भी होता है, लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, हैंड एंड लेग। अब ऑब्वियस सी बात है, हाथ और पैर की हड्डी हैं जो ऊबड़ खाबड़ होती हैं, जिनका ओरिएंटेशन सेम नहीं होता, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़नी है, हाथ और पैर वाली, और हाथ पैर की हड्डी छोड़ दो तो बाकी की सारी कहाँ आती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। टोटल कितनी हड्डी, 206, 206 में से एक्सियल में कितनी आई, 80, बची कितनी, तो मैम 126, तो यहाँ पर आपको कितनी पढ़नी है, 126। ये आपको देखनी है कि ये 80 कौन कौन सी है, देन ये 126 कौन कौन सी है।
बट एक बात अपने माइंड में सेट रखना कि लिम्ब का मतलब होता है साइंस में हाथ और पैर या ऊबड़ खाबड़, मतलब हड्डियों के केस में लोगे तो ऊबड़ खाबड़, वैसे साइंस में कभी पढ़ोगे लिम्ब तो लिम्ब का मतलब हाथ और पैर। तो इसमें आती है मैम हाथ पैर में। अब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाथ पैर में, दोनों हाथ में दोनों पैर में टोटल कितनी हड्डी होगी? 126। हो गया क्लियर? और हाथ और पैर की जितनी भी छोड़कर बची हैं वो 80, वो कहाँ आ रही है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब पहले ये देखें कि ये 80 कौन कौन सी होती हैं, देन ये देखेंगे। पहले एक्सियल वाली देखें कि कौन कौन सी कहां पर और कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। देखो कैसे रहती है एक्सियल में। यहां पर मैंने लिखी है 80, यही 80 देखनी है आपको कैसे रहती हैं। देखो एक्सियल में सबसे पहले आती है स्कल वाली। स्कल का मतलब क्या होता है? खोपड़ी। पहले चुपचाप ध्यान से सुनना, उसके बाद मुझे पता है कुछ बच्चे अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनके मन में एक डाउट भी आएगा, ओहो इधर तो कट रहा है, मैंने इधर लिख दिया। आज प्रकाश आपने कैमरे की सेटिंग बहुत खराब कर रखी है। देखो सबसे पहली है स्कल। स्कल जिसको बोलते हैं हम खोपड़ी। स्कल में कितनी होती है? तो टोटल 8 होती है, 8। पर बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ोगे 29 होती है। बताऊंगी 29 कैसे होती है। सबसे पहले आपने खोपड़ी से स्टार्ट किया, ऊपर वाला इस वाले ब्रेन के, ये जो ब्रेन जिसके अंदर सेफ रहता है उस कवरिंग को बोलते हैं हम खोपड़ी। और इस खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8। उसके बाद आता है फेस वाली, इसके अंदर खोपड़ी के बाद फेस वाली आती है, और इनको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फेशियल बोन, और हिंदी में हो जाएगा फेस वाली हड्डियां। हमारे फेस पे कान को छोड़कर नाक वाली, ये आपकी ये वाली है, ये वाली है, जिस जो बोन ये यहीं आती है, फोरहेड वाली सब। फेस पे हमारी होती है टोटल 14। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट आती है कान वाली, ईयर बोन। ये तो आपको पता ही है, जब एक कान में 3 है तो दोनों में कितनी हो जाएंगी मैम? 6 हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, खोपड़ी वाला पार्ट आ गया, स्कल आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया आपका? फेस वाला आ गया, कान वाला आ गया। अब जैसे ही फेस और कान वाला आया तो अब गले वाला पार्ट आएगा, और गले वाले पार्ट में एक ही हड्डी होती है, ये वाली, ये एक ही हड्डी है। इसको बोला जाता है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन, या इसका नाम क्या होता है? तो मैं यहां पर इसका नाम भी लिख रही हूं नीचे। इसका नाम होता है हायोड बोन। हायोड बोन, हायोड हड्डी। हायोड कितनी? 1। ये जो गले में आपकी, इस गले वाली हड्डी का काम क्या होता है? देखो सुनो, ध्यान से सुनना। आपकी जो टंग होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती मैम, इसलिए तो आपकी जीभ इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अगर हड्डी होती तो कैसे फ्लेक्सिबल होते? आप बोल ही नहीं पाते। ठीक है, जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को स्ट्रेंथ देती है आपकी हायोड बोन। ये आपकी जीभ को, टंग को पकड़ के रखती है, देती है, मजबूती देती है। अगर आपकी गले वाली हड्डी या हायोड बोन नहीं होगी तो आप अगर खाना खाएंगे तो जीभ या तो हो सकती है खाने के साथ अंदर चली जाए, या जीभ बाहर आके पड़ जाएगी आपकी। तो जिस इंसान की हायोड खराब हो जाती है, टूट जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसकी जीभ बाहर आके पड़ सकती है। ठीक है, तो थ्रोट बोन, गले वाली हड्डी, इसका नाम क्या होगा? हायोड बोन। ये स्कल वाली होगी, ये फेस पे कितनी है? कान को छोड़ा जाएगा। जब हम फेस की हड्डियां काउंट कर रहे हैं तो कान की जो आपका ईयर वाली है वो काउंट नहीं होंगी। वो फेस का मतलब नाक वाली होगी, जबड़े वाली होगी, ये चिन वाली होगी, ये चिक्स वाली होगी, ये सब। और ईयर बोन का मतलब है एक कान में 3 तो दोनों में 6, और ये थ्रोट बोन होगी। उसके बाद आती है यहां पर बैकबोन। और बैकबोन को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। बैकबोन का एक नाम और होता है, इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में एक ही नाम होता है, रीढ़ की हड्डी। और ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता के गई थी, रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है? 26। तो यहां पर मैंने लिख दी 26।
ठीक है। अब आप इनको प्लस करना जरा, कितनी आएंगी? प्लस करने पर देखो 14, 8, 6, 1, 26, एक बची शायद, एक आती है इसके अंदर चेस्ट बोन। चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन का नाम तो आपको ही पता है, याद करो मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आपके चेस्ट में ऐसे वी आकार में एक हड्डी होती है जिसके दोनों साइड क्या लगी हुई होती हैं? रिब्स लगी हुई होती हैं, पसलियां लगी हुई होती हैं, बताया था ना। चेस्ट बोन का नाम क्या होता है? मैम आपने बताया था स्टर्नम, बहुत अच्छे से याद है आपको। कितनी होती है? एक। उसके बाद क्या बची? तो रिब्स बची। रिब्स कितने पेयर होती है हमारे बॉडी में? पसली। अच्छा, रिब्स को स्केलेटल सिस्टम में यही काउंट करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ही काउंट किया जाता है रिब्स को, ठीक है। और पसली कितनी होती है? तो मैंने कहा था 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब क्या हो गया? 24 हो गई। 24, ये लो 24 मैंने पसली लिख दी। 24 एक हो गया 25, 26 ये 1, 6, 14, 8 प्लस करोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 80। तो ऐसे रहती हैं आपकी 80 बोन्स। किस सिस्टम में? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डी? तो 80। कौन कौन सी आएंगी? ये एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले स्कल वाला पार्ट, स्कल जिसको बोलेंगे खोपड़ी। खोपड़ी में पूछे कभी भी कितनी हड्डी? 8 हड्डी। फेस पर कितनी? 14। कान में कितनी? एक में 3, दोनों में 6। थ्रोट में, थ्रोट का मतलब मैम गले वाला पार्ट, गले वाले पार्ट में ये वाली जो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है उसका नाम होता है हायोड। कितनी? 1। बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, वो तो बस बोलने में आती है क्योंकि सारी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। कितनी होती है? 26। उसके बाद चेस्ट वाली, चेस्ट का मतलब है ये वाली, याद करो ये मैंने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। इसके दोनों साइड रिब्स लगी हुई होती है, मैंने कहा था लड़के में भी एक होती है, लड़की में भी एक होती है। इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम के दोनों साइड क्या लगी होती है? पसली। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। 12 का मतलब क्या हो गया? तो 24। अब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो कितनी आएंगी? 80। तो यही तो मैंने बताया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी होती है? 80 हड्डी होती है। अब देखो कभी कभी पेपर में, अच्छा आपसे पूछे स्कल में कितनी हड्डी, तो आपको लिखना है 8। एक आपने कभी कभी वर्ड देखेंगे आप बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्रेनियल। क्रेनियल हिंदी में सेम नाम है, खोपड़ी। क्रैनियल, खोपड़ी। कभी कभी आप अगर लास्ट ईयर के, अगर आप सीजीएल 2012 का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था कि क्रैनियल में कितनी हड्डी होती है और आपको ऑप्शन सही करना था, वहां पे 29। देखो साइंस, क्रैनियम या क्रैनियल दोनों ही वर्ड सही है, एल लगाए या एम लगाए दोनों ही सही है। देखो क्रैनियम का मतलब क्या है? अगर आपसे स्कल पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब 8 हड्डी पूछ रहा है ऊपर वाले पार्ट की। अगर क्रैनियम पूछ रहा है, क्रैनियम का मतलब है इतनी सारी चीजों को एक साथ मिलाकर पूछ रहा है। कैसे? देखो खोपड़ी का मतलब है फेस को छोड़ दो, कान को छोड़ दो, गले वाले पार्ट को छोड़ दो, ऊपर ऊपर की जो खोपड़ी है इसमें कितनी है? 8। क्रैनियल का मतलब क्या होता है? जो आपका थ्रोट है, गला, इससे ऊपर ऊपर का जो पार्ट है उसमें टोटल कितनी है? तो इसके ऊपर ऊपर वाले पार्ट में कौन कौन सी आ जाएंगी? मैम स्कल की आ गई 8, मैम कान की आ गई दोनों 6, फेस की आ गई 14 और एक गले वाली होगी, तो टोटल कितनी होगी? 29। बट हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले कभी कंफ्यूज मत होना, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हिंदी में सीधा था खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो ऑप्शन आपको 8 वाला लेकर चलना है। और क्रैनियम तो हिंदी वाले क्या करें, कभी भी खोपड़ी वाला क्वेश्चन आए तो इंग्लिश टर्म पढ़ें साथ में। अगर इंग्लिश में लिख रखा है स्कल तो आपको 8 करनी है, अगर इंग्लिश में लिख रखा है क्रैनियल या क्रैनियम तो आपको क्या लिखनी है? 29। मतलब सामने वाला पूछ रहा है आपको कि गले के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में, इसने खोपड़ी में इंक्लूड कर लिया इस पूरे पार्ट को, इसमें कितनी है? तो मैम 29। बट अगर स्कल में पूछ रहे हैं खोपड़ी में तो 8। ठीक है, तो इतनी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रहती है, सारी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी कैसे कर लेंगे। अब आओ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। और अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसी बोन्स, ऐसी हड्डियां जिनका ओरिएंटेशन सेम ना हो, जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो, जो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे भी निकली हुई होती हैं, या इनको क्या कहते हैं? लिम्ब बोन। और लिम्ब का मतलब क्या होता है? हाथ और पैर की। तब हाथ और पैर में कैसे रहती हैं वो देखो। ये तो 80 आपको समझ में आई गई है। अब देखो अपेंडिकुलर में कैसे रहती हैं। तुम लोग पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? ऐसे ही तुम लोग बस वीडियो कभी कभी देख लेते हो, पढ़ लिया करो साथ साथ में।
और कुछ एमसीक्यूज वगैरह लगाया करो, तभी तो पता लगेगा कि क्या पढ़ाया है मैम ने, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। लास्ट ईयर के पेपर लाओ या कोई अच्छी बुक ले लो, जैसे कोई स्टेट पीसीएस के लेवल तक के ले लो, घटना चक्र ले लो, किरण पब्लिकेशन, अगर सीजीएल सीपीओ देना है तो किरण की ले लो, या कोई स्टेट पीसीएस या एनडीए सीडीएस लगाना है आपको, तो आप रेलवे वगैरह का इनका पेपर देना है तो आप घटना चक्र ले लो। देखो अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अपेंडिकुलर का मतलब हमने बता दिया आपको, लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या? हाथ और पैर में। पहले देखते हैं एक हाथ में कितनी होती है, इन वन हैंड, एक हाथ में। तो आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक हाथ में कितनी, तो 32 लिखनी है। एक हाथ में 32 हड्डी होती है, दोनों में कितनी हो जाएंगी? 64 हो जाएंगी। अब ये 32 कैसे रहती हैं आपको पता होना चाहिए। 32 कौन कौन सी होती है, कहाँ होती है, कितनी होती है, ठीक है। ये देखो, इस हाथ में सबसे पहली आती है अपर आर्म। अपर आर्म, अपर आर्म को हिंदी में बोलेंगे ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा वाली हड्डी कौन सी? ये जो हड्डी होती है इतनी बड़ी, इसको बोलते हैं ह्यूमेरिस। इसका नाम होता है ह्यूमेरिस। एक हाथ में एक ही है, ठीक है। अब आएगा लोअर आर्म। लोअर आर्म, निचली भुजा, हाथ की निचली भुजा। लोअर आर्म का मतलब है ये वाला पार्ट आपका, ये फिंगर्स वाला पार्ट छोड़ दो, हथेली वाला पार्ट छोड़ दो, ये हो गई ह्यूमेरिस। ये दो, इसमें दो होती है, ये रेडियस होती है, ये अल्ना होती है, दो हड्डियां आपकी, ठीक है। इसके आगे लिखो दो। उसके बाद आओ आपका हथेली वाले पार्ट में, सबसे पहले लिखो फिंगर। फिंगर, उंगली में, एक उंगली में 3 होती हैं तो उंगलियां आपकी 4 हैं, बट अंगूठे में 2 होती हैं। जब 2 होंगी टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में क्वेश्चन। मैंने इसको यहाँ पे राइट का क्लिक कर दिया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि हाथ के किस पार्ट में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो उंगली में होती हैं, ठीक है। अब आओ कार्पल। कार्पल का मतलब होता है हथेली के पीछे वाला भाग, यहां पर, ये पीछे वाला। इन पीछे वाले में होती हैं 8। 5 तो यही आ रही है, और 3 यहां पर जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के जॉइंट होते हैं। कार्पल में होती है 8। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं हथेली के पीछे वाला भाग। उसके बाद आती हैं, इधर लग देते हैं 5 नंबर पे। उसके बाद आती है मेटाकार्पल, मतलब हथेली वाला पार्ट, और हथेली वाले पार्ट में होती है 5। जब आप इनको प्लस करोगे तो शायद 5 + 8 + 14 + 2 + 1 30 हो गई है। 30। 2 हड्डी कौन से बचती हैं? 2 को कहा जाता है ब्यूटी बोन, या ये जो आपकी शोल्डर, कंधे वाली, एक आपकी ये वाली होती है, ये एक पीछे वाली होती है, ये देखो एक यहाँ पर गले के पास, इनको ब्यूटी बोन कहा जाता है। जैसे आपने कभी सुना हो तो कि जो एक्टर्स होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, वो आपके अपने ब्यूटी बोन पे काम करती हैं, अपनी ब्यूटी बोन पतली करती हैं। जितनी ब्यूटी बोन दिखती है बाहर, वो उतनी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, कपड़े वपड़े पहने में अच्छे लगते हैं। ब्यूटी बोन, या आप इनको याद कर सकते हैं, इनको कॉलर बोन बोला जाता है। कॉलर, एक ये वाली, एक ये पीछे वाली, या शोल्डर बोन बोलते हैं। मैं शोल्डर बोन लिख देती हूँ, इनको कंधे वाली हड्डी लिख देती हूँ, शोल्डर बोन। या इनका नाम क्या होता है मैम? इनको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। 2 होती हैं, एक स्कैपुला, एक कैल्विस। अब इन सबको टोटल करोगे प्लस तो 32 आएंगी। इतनी तो होती है हाथ में। अब जब एक हाथ में 32 है तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 64। मैंने एक हाथ की बताई है तो दोनों में कितनी होगी? 64। बता देंगे इतनी बात? हाँ बता देंगे। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। अपर आर्म का मतलब है ये, लोअर आर्म का मतलब है ये दोनों। इनके नाम भी लिखवाऊंगी मैं आगे, रेडियस अल्ना होती है। फिंगर, एक उंगली में 3, बट अंगूठे में, थंब में कितनी? 2। टोटल कितनी होगी? 14। उसके बाद कार्पल। कार्पल का मतलब होता है हथेली के पीछे वाला पार्ट। ये देखो 1 2 3 4 5 तो उंगलियों से आ रही है पीछे वाली, और 3 यहाँ पर जॉइंट्स हो जाते हैं हड्डियों के, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पल, हथेली वाली, आगे वाली 5 हड्डियां। उसके बाद कंधे वाली या कॉलर बोन, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ब्यूटी बोन। एक ये आगे वाली यहाँ पर, और एक ये पीछे वाली। इनके नाम भी लिखवाऊंगी। जब एक हाथ में 32 है तो दोनों में कितनी होगी? 64। ये किसकी बात है? हाथ की। अब आओ पैर में। पैर में कैसे रहती हैं? मैंने लिखा 1 लेग। एक पैर में होती है 31, ठीक है। एक पैर में होती है 31।
अब देखो कैसे होंगे पैर में 31, दोनों में कितने हो जाएंगी 64। सेम ऐसे कैसी पढ़नी है आपको। सबसे पहली अब देखो हाथ की बात करूंगी तो अपर आर्म आएगा, ऊपर वाली भुजा। अब पैर में कोई भुजा थोड़ी ना होगी, पैर में क्या होगा थाई बोन, थाई जिसको फीमर बोलते हैं हम, जांग वाली हड्डी, थाई बोन, जांग की हड्डी। कितनी होती है एक पैर में, एक ही होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर हाथ की बात करूं तो यहां पर क्या आ गया लोअर आर्म, हाथ की बात करूं आर्म आ गया, और अगर पैर की बात करूंगी तो क्या आएगा लोअर लेग, मतलब पैर का निचला पार्ट जो घुटने के नीचे से पार्ट होता है। एक आगे में होती है घुटने के नीचे और एक पीछे के साइड होती है, टिबिया फैबुला बोलते हैं उनको, तो दो। अब आओ फिंगर, फिंगर में सेम रहेंगी, चाहे हाथ की फिंगर हो चाहे पैर की फिंगर हो सेम रहेंगी, उंगलियों में सेम। कितनी लिखूं 14। उसके बाद लिखो कार्पल। अच्छा हाथ की हथेली के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं कार्पल, और जो पैर की थली होती है उसके पीछे वाले पार्ट को बोला जाता है टोर्सल्स। 4 नंबर पे टोर्सल, बट हिंदी में सेम नाम होगा, यहाँ होगा हथेली के पीछे वाला पार्ट, तो वहां पर पैर की हथेली के पीछे वाला पार्ट टोर्सल, या पैर की हथेली का पीछे वाला भाग, पैर की हथेली का पीछा भाग, पीछा भाग। कितनी होंगी सेम रहेंगी 8, ऐसी की ऐसी 8। उसके बाद 5 नंबर पे यहां लिखो, यहां पर टोर्सल था, यहां पर कार्पल था, यहां क्या आ गया मेटाकार्पल, तो यहां हो जाएगा मेटाटोर्सल, यहां हो जाएगा मेटाटोर्सल। कितनी 5। अब देखो बची कौन सी शोल्डर बोन या ब्यूटी बोन। तो मैम पैर में कहां से ब्यूटी बोन आ जाएंगी, पैर में तो ब्यूटी बोन होंगी नहीं, है ना, पैर में ब्यूटी बोन नहीं होती। तो देखो पैर में ब्यूटी बोन की जगह 2 आ जाते हैं ग्रिडल। अब मैं जब एक की बात कर रही हूं तो एक, यहां पे मैंने 6 नंबर पे एक नया टर्म लिखा है ग्रिडल, और ग्रिडल को हिंदी में कहा जाता है मेंखला। ग्रिडल का मतलब होता है 2 हड्डियों का आपस में जोड़ने वाला पार्ट, और हड्डी हड्डी से जुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है। लिगामेंट टेंडल अलग होता है। अब ये ग्रिडल कहाँ होता है, तो जो आपकी बैकबोन और जो आपकी थाई बोन है उनको आपस में जोड़ने वाला पार्ट होता है, ठीक है। बेली के नीचे की साइड होता है ग्रिडल, एक होता है, एक पैर में एक, दोनों में 2 होते हैं। अब मुझे बताओ ये आपकी हो गई 1, ये होगी 2, ये 14, ये 8, ये 5, ये 1, इनको प्लस करेंगे तो कितनी आएंगी 31। कर लो प्लस, 31 तो आएंगी। अब जब एक हाथ में 31 है तो दोनों में 31 31, 31 31 कितनी हो जाएंगी 62। जब मैम दोनों पैरों में 62 हैं और दोनों हाथ में कितनी बताई थी 64, और जब आप 62 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 126। तो यही तो मैंने आपको बताया था 126 कहाँ होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अब आप 126 प्लस 80 कर लो, कितनी आ जाएंगी 206। यही तो बताया था हमें 206 पढ़नी है आपको। अब कैसे पढ़नी है क्या पढ़नी है वो आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। ऐसे आपकी पूरी की पूरी हड्डियां रहती है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ नहीं याद हुआ है तो। जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है एडल्ट एज में, आपके स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। 206 में 2 स्केलेटल सिस्टम में डिवाइड करते हैं इसको, एक साइड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब होता है मैम अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें फ्लैट बोन आती है, मतलब जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, जिनमें डायरेक्शन जिनकी स्ट्रक्चर सेम जैसी है, सेम तो नहीं हो ऑलमोस्ट सेम हो। कितनी आएंगी 80। कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले खोपड़ी वाली, खोपड़ी में कितनी 8, उसके बाद फेस वाली, फेस में कितनी 14, कान वाली, एक कान में 3, दोनों में 6, उसके बाद एक चेस्ट वाली, चेस्ट में कौन सी होती है स्टर्नम, उसके बाद रिब्स पसली, कितने तो 12 पेयर, 12 पेयर का मतलब क्या हो गया 24। बैकबोन आएगी, बैकबोन में कितनी होती है 26, और एक क्या आएगा यहाँ पर तो एक गले वाली आएगी थ्रोट बोन। जब इन सबको प्लस करेंगे कितनी हो जाएंगी 80। अपेंडिकुलर में कौन सी हाथ और पैर की, एक हाथ में कितनी 32, दोनों में कितनी 64। जब एक हाथ में 32 है कौन कौन सी कैसे रहेंगी, सबसे पहला हाथ का ऊपर वाला पार्ट, बाजू वाले ऊपरी बाजू कौन सी कितनी 1, लोअर आर्म में कितनी 2, फिंगर में कितनी 14, एक एक सारी 4 उंगली होती है, एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियों में 3 3 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 12, अंगूठे में कितनी 2, तो कितनी 14। कार्पल क्या होता है हथेली के पीछे वाला पार्ट, कितनी 8, उसके बाद मेटाकार्पल कितनी 5,
उसके बाद कंधे वाली हड्डी या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ठीक है। ब्यूटी क्यों बोलते हैं? जितनी पतली होगी उतनी इंसान सुंदर होगा। कितनी होगी? 32। टोटल कितनी करेंगी? 32 हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों हाथों में कितनी? 64। अब आओ पैर में, तो पैर में मैम अपर आर्म मतलब भुजा तो कहां से होगी पैर में? तो थाई आ गया। थाई बोन को बोलते हैं फीमर। कितनी? 1। लोअर लेग में कितनी? 2। फिंगर में कितनी? 14। उसके बाद पैर की थली का जो पीछे वाला पार्ट होता है तो उसको कितनी, उसमें कितनी होती है? 8। नेक्स्ट डोर्सल, हथेली, पैर की हथेली मतलब पैर की थली, कितनी? 5। ग्रिडल क्या होता है? तो जो बैकबोन को, जो थाई बोन को जोड़ता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रिडल। एक पैर में एक, दोनों में कितने हो जाएंगे? 2। 31 होगी तो 62, और जब 62 और 64 को प्लस करेंगे तो 126 आएंगी, और 126 और 80 को प्लस करेंगे कितनी आ जाएंगी? 206। अब आप जाने, आपका काम जाने कैसे आपको याद करना है कि कहां पर कितनी होती है, वो मेरा काम नहीं है, मैंने बता दिया है। अब आपको कुछ हड्डियों के नाम याद करने हैं। एग्जाम में आते हैं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो एमबीबीएस वाले होते हैं उनको तो पूरे 206 हड्डियों के नाम याद करने पड़ते हैं। आपको 206 याद नहीं करने, मुझे भी नहीं याद है 206, मुझे भी 30 साल से याद है। एमबीबीएस वालों को भी नहीं याद होते हैं 206, बट आपको कम से कम 10 से 12 हड्डियों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, जो ज्यादा रिपीट होती हैं एग्जाम में, वही मैं लिखवा देती हूँ। बोन्स होती क्या है, कितनी होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं? 2-3 हड्डियों की बीमारी के नाम बताऊंगी मैं आपको कैसे होती हैं, जैसे रैकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, टिटेनी हो गई, ये बीमारियां बताऊंगी 4-5। हाँ बहुत। उधर वाला स्टूडियो अच्छा है इस मैटर में। देखो, सबसे पहले आपको याद करनी है कान की हड्डियों के नाम। एक कान में 3 होती हैं, दोनों में 6। अब नाम तो सेम होंगे, ठीक है। कान में 3 है तो इन तीनों के क्या क्या नाम होते हैं? एक का नाम होता है स्टैपीज, और ये तो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपीज। दूसरी हड्डी का नाम होता है इनकस, इनकस, स्टैपीज, इनकस। और तीसरी होती है मैलिस। कभी कभी बुक्स में मैलियस लिखा हुआ होता है, वैसे ये मैलिस ही होती है। ये कान की हड्डियों के नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है थाई बोन, मतलब जांग की हड्डी का नाम। ये तो मुझे शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है। थाई बोन का नाम क्या होता है? फीमर, FEMUR, फीमर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। छाती वाली हड्डी, क्या नाम होता है इसका? मैम स्टर्नम, ये तो आप बता ही चुके हैं मैम, जो V आकार में होती है, जिसके दोनों साइड क्या लगी हुई होती हैं? रिब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है नाम अपर आर्म। अभी लिखवाया मैंने, अपर आर्म कितनी होती है? एक हाथ में एक, अपर आर्म। ऊपरी भुजा, नाम पूछे तो इसका नाम होता है ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस। उसके बाद लिखो लोअर आर्म, हाथ के निचली भुजा। 2 होती हैं, ये वाली होती है रेडिस, ये वाली होती है अल्ना। अर्ना, बहुत सारी बुक्स में लिखा था अर्ना, अर्ना नहीं होती है, अल्ना होती है। देन आप नाम लिखो गले वाली हड्डी का, ये तो खैर मैंने बता ही दिया है आपको। इसको लिखो आप थ्रोट बोन, गले वाली हड्डी, थ्रोट बोन। थ्रोट बोन का नाम क्या बताया मैंने अभी? हायोड, हायोड।
उसके बाद आप लिखो ब्यूटी बोन्स के नाम। ब्यूटी बोन बोले तो कॉलर बोन या शोल्डर बोन, ब्यूटी बोन या शोल्डर बोन, दो होती हैं। नाम क्या होता है इनका? एक को बोलते हैं स्कैपुला, आगे वाली को स्कैपुला, पीछे वाली होती है कैल्विकल, कैल्विकल। कैल्विकल। उसके बाद आप नाम याद रखो नी बोन। नी का मतलब क्या होता है? घुटने वाली हड्डी। एक घुटने में एक ही होती है, दोनों में दो होती है। नी बोन का नाम होता है पटेला, पटेला। ये नाम तो याद कर लेंगे आप, पटेला। उसके बाद आप नाम याद रखो लोअर लेग, मतलब पैर के नीचे वाले पार्ट में जो दो होती हैं, घुटने के नीचे वाले पार्ट में, जो घुटने के नीचे वाले पार्ट में आगे की साइड दिख रही होती है उसको बोलते हैं टीबिया, टीबिया। दूसरी जो पीछे की साइड होती है उसको बोलते हैं फैबुला, फैबुला, टीबिया, फैबुला। और याद करो, एक और याद करो, जो बोन जो बहुत स्ट्रांग होती है, टूटती नहीं है, जबड़े की हड्डी। कौन सी? ये वाली, ये वाली, जो हिंदी में लिखना है इसको जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी या जबड़े की अस्थि। इसका नाम होता है मैंडिबल, मैंडिबल। इतनी हड्डियों के नाम याद रखो आप, ज्यादा नहीं, बस इतनी नाम याद रखो, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछी जाती आपसे। ठीक है, इतनी हड्डियों के नाम याद रखने। कान में तीन होती है, स्टैपिस, इनकस, मैलिस। जो जांग की हड्डी होती है फीमर। चेस्ट में होती है स्टर्नम। अपर आर्म ये वाला ह्यूमेरिस। लोअर आर्म का मतलब है ये वाली रेडिस, ये वाली अल्ना। जो बोन का मतलब ये वाली हड्डी मैंडिबल। घुटने में हड्डी होती है उसका नाम होता है पटेला, इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। थ्रोट बोन का मतलब है हायोड, जो गले में है। ब्यूटी बोन का मतलब शोल्डर बोन, स्कैपुला, कैल्विकल। लोअर लेग का मतलब है टीबिया एंड फैबुला। इतनी हड्डियों के नाम याद रखो, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए आपको याद रखना है कि कहाँ पर कितनी हड्डी होती हैं, कितनी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में है और कितनी आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, इनमें से सबसे छोटी कौन सी, और इसमें से सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी, सबसे वीक कौन सी। ठीक, ये सब बताकर और थोड़ी सी एक दो हड्डियों के बीमारियों के नाम बताऊंगी। उसके बाद मसल्स स्टार्ट करूंगी। मसल्स में बस 10 मिनट का चैप्टर है, मसल्स में कुछ नहीं। मसल्स में 4 ही पॉइंट याद रखने, कितनी मसल्स होती हैं, मसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं, 2 मसल्स की बीमारी होती हैं, और उसके बाद मसल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी, सबसे वीक मसल कौन सी, सबसे मजबूत कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी। ठीक है, इतना आप आज की क्लास के लिए पढ़िए। और आज आपका वो कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पाया, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई कि क्या है क्या नहीं, आप लोग कितना पढ़े हैं आज तक, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। बस मुझे एकदम से क्लिक करा कि स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ा है अभी तक आई थिंक, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो अभी शाम तक हो जाएगा आपका, अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है हमारी इस पर, तो कमेंट सेक्शन इवनिंग तक हो जाएगा स्टार्ट। तो कल अगली क्लास में, और अभी इस पूरा वीक मेरी क्लास चलेगी, पूरा वीक मैं ही आऊंगी इस टाइमिंग पर आपको पढ़ाने, इस बैच में, और इस पूरे वीक में आपका बायो कंप्लीट करवा दूंगी मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक इतना पढ़िए, इतना याद करिए।